हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड इस इंटरेस्टिंग लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया। अब आप सभी को पता है कि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन साहब 3 देशों की यात्रा पे थे। पहले वो मलेशिया गए, उसके बाद में वो इंडोनेशिया गए और उसके बाद में उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया। और जहां पे जब पाकिस्तान को विजिट किया तो वहां पे कश्मीर के बारे में उन्होंने कोई स्टेटमेंट पास किया। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1.5 साल तक वो बिल्कुल साइलेंट थे, उन्होंने कश्मीर के इशू के ऊपर बात भी नहीं की थी। बट अब ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जब उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान की विजिट की, तो अब वो कश्मीर के ऊपर एक स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो कमेंट जैसे ही उन्होंने पास किया तो हमारी जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जिनके स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने इन कमेंट्स को ऑब्जेक्शनेबल बताया, अनवारंटेड बताया। अनवारंटेड मींस कि आपके पास में कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे कि आप ये कह सके। और साथ साथ में बोला कि इट इज नॉट अनएक्सेप्टेबल टू अस। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप देखिएगा कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब मीटिंग चल रही थी, उस टाइम पे वहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में और जम्मू कश्मीर के बारे में बात करी कि वहां पे जम्मू कश्मीर को फॉरेन पावर ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को ब्रूटली सप्रेस किया जा रहा है, राइट। ये सारी चीजें कहते हुए नजर आए। और वहीं जो हमारे इंडियन एनवॉय हरीश साहब थे, उन्होंने बोला कि पहले आप अपने घर में झांकिए, आप ग्लोबल सेंटर हैं, एपी सेंटर हैं टेररिज्म का, राइट। दूसरी चीज, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लेजिस्लेटिव असेंबली के दौरान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी बोला कि हम इंडिया के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं और हम सारे मुद्दों पे बात करना चाहते हैं इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। और वो सिर्फ बात करते रहे कश्मीर की, राइट। अब एक चीज सोचिए कि पाकिस्तान पहली चीज तो ग्लोबल मीडिया में ये इमेज प्रोजेक्ट करना चाहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कश्मीर में और वो हो रहा है इंडिया की वजह से। और आपको ये सब कुछ पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, और हम बार बार ये कहते हुए नजर आए हैं। तो फिर पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है और क्यों उसको मदद चाहिए बाकी नेशंस की? तो एक सबसे बड़ा सिंपल चीज ये है, एक ऐसे नैरेटिव को डेवलप करना, बार बार उसको ग्लोबल मीडिया के सामने बोलना, जितने वो न्यूज़पेपर्स में आएगा, जितने मीडिया आउटलेट्स में आएगा, लोगों को लगेगा कि रियली में ऐसा कुछ हो रहा है। और अगर उसको बाकी कंट्री सपोर्ट कर दे तो उस नैरेटिव को और मजबूती मिल जाती है और स्ट्रेंथ मिल जाती है, जो कि हुआ है अभी जो एर्दोगन ने किया है। अब ये 2 दिन की विजिट पे आए थे और यहाँ पे काउंसिल हुई, 7th राउंड हुआ उस काउंसिल का। वहाँ पे ये बोला गया कि हम पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिश्ते बनाएंगे, हर एक सेक्टर में हम बात करेंगे, चाहे वो डिफेंस हो, माइनिंग हो, एनर्जी हो। और हमारा मकसद ये है कि हम प्लेज लेते हैं कि आने वाले टाइम पे जो हमारा ट्रेड का वॉल्यूम होगा, इट विल बी अराउंड $5 बिलियन। बट मुद्दा ये है कि पहले ये जो एर्दोगन साहब हैं, ये इस इशू के बारे में बात नहीं करते थे 1.5 साल तक तो। और उससे पहले ये पाकिस्तान का जो पोजीशन होता था कश्मीर का, उसके बारे में बात करते थे, राइट। पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे कश्मीर के सिचुएशन में, बोलते थे कि इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व होना चाहिए इसके लिए। और इंडिया हमेशा से यह कहता हुआ आया है कि ये एक बायलैटरल इशू है, बायलैटरल मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इसे आप हमें ही संभालने दीजिए और हम नहीं चाहते कि कोई थर्ड कंट्री इसके ऊपर कमेंट करे। अब तीसरा सवाल यह है कि हम बार बार क्यों, जब भी ये नैरेटिव मीडिया के सामने आता है, हम क्यों इस नैरेटिव को हमेशा से बोलते हैं कि ऑब्जेक्शनेबल है? पहली बात तो यह कि इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से जम्मू कश्मीर हमारा है, इंटीग्रल पार्ट है। दूसरा यह है, अगर इंडिया ऐसे कमेंट्स को ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, राइट, अनवारंटेड, अनएक्सेप्टेबल नहीं बोलेगा, तो ये जो नैरेटिव है ये वर्ल्ड मीडिया में मजबूती पकड़ेगा कि इंडिया शांत क्यों है। तो पहली चीज, क्यों पाकिस्तान इस नैरेटिव को डेवलप करता है, राइट, मीडिया आउटलेट्स में, और क्यों अभी एर्दोगन ने जो बोला उसके बारे में आगे बात करेंगे, और क्यों इंडिया हमेशा से डिफेंड करता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप लीगली भी देखेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर वाइज भी देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट है, लेकिन इस नैरेटिव को मजबूती ना मिले इसलिए हम बार बार ऐसा करते हैं। और वही उन्होंने किया कि हम इसको ऑब्जेक्ट करते हैं, साथ साथ में जम्मू कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। बेटर होता कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की,
अगर आपको यह समझ में आता कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, वो सबसे बड़ा थ्रेट है व्हेन इट कम्स टू पीस इन कश्मीर रीजन, उसके बारे में आपने बात नहीं करी, आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। तो आगे जानने से पहले कि क्यों तुर्किश के प्रेसिडेंट जो हैं वो यू टर्न मारते रहते हैं और कैसे उन्होंने निशाना साधा है यूएस के ऊपर, इजराइल के ऊपर, और कैसे उनके स्टांस, कैसे वो यू टर्न लेते हुए नजर आते हैं, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 55% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज। आप कोई भी कोर्स लीजिए आपको फ्लैट 55% ऑफ मिलेगा, राइट। और अगर आप मेरा कोड यूज करना चाहते हैं, दैट इज YUVI, यूवी पाजी वाला यूवी एंड उन्होंने मार दी 50, आप उसको यूज कर सकते हैं। और हमारे जो कोर्सेज हैं वो ये सारे कोर्सेज हैं अगस्त 2027, जिसमें मैंने साइंस एनवायरमेंट की एनसीईआरटीज कवर कराई हैं 6 to 12th, और मैं 10 मार्च से इकोनॉमिक का भी बैच लेके आ रहा हूं विद कम्स टू एनसीईआरटी। अगर आपको सीसेट में दिक्कत है तो मधुकर सर का एक बहुत ही खुद पर्सनली डिजाइन कोर्स है, जिसमें कि अगर आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आपको और अच्छा करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, राइट। इट इज अवेलेबल फॉर 2999। अब एर्दोगन साहब जो हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। तो उन्होंने यही कहा कि जो यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली इस इशू को रिजॉल्व किया जाना चाहिए, ये बात वो कहते हुए नजर आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि जो कश्मीर के लोग हैं उनकी एस्पिरेशन हर्ट नहीं होनी चाहिए। और वो ये कहते हैं कि हमारा नेशन, हमारा स्टेट जो है पास्ट में भी ये कहता हुआ नजर आया है और हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ में खड़े हुए हैं। तो पहली चीज कि ये स्टांस चेंज कैसे हुआ, 1.5 साल तक आप साइलेंट थे, उससे पहले आप साइलेंट नहीं थे, अब दोबारा से आप पाकिस्तान का स्टैंस ले रहे हो। तो इसमें आप सिचुएशन समझिए। पहली चीज सिचुएशन ये है कि इस 1.5 साल वो इसलिए साइलेंट थे क्योंकि उनको इंडिया के साथ में ट्रेड करना था, इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने थे। उससे पहले उसी वजह से इंडिया और तुर्की के जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हमेशा से कश्मीर के स्टैंड पे पाकिस्तान के साथ खड़े रहते थे और इनको ब्रिक्स नेशन का जो मेंबरशिप भी चाहिए थी। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि जो तुर्किश प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना यूटर्न लिया, उन्होंने अपना रुख मोड़ा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस तरीके से तुर्किश की फॉरेन पॉलिसी, तुर्की की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चेंज आया है। अब वो चेंज कैसे आया है वो आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज, 2023 में तुर्की ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया वो सारे आए। तुर्की को इन्वाइट नहीं किया गया, राइट। उसके पीछे रीजन बताऊंगा कि तुर्की को इन्वाइट क्यों नहीं किया गया, और फिर उसके बाद में तुर्की का जो था वो डिसइंटरेस्टेड हो गए, वो ब्रिक्स को नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। अब आपको ब्रिक्स भी ज्वाइन नहीं करना, और आप दूसरी पॉलिसी क्या है, दूसरी पॉलिसी ये है कि ये बायलैटरल रिलेशंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। तो दूसरा कारण ये रहा जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि अब इन्होंने पाकिस्तान पे बोलना शुरू कर दिया, सॉरी कश्मीर पे बोलना शुरू कर दिया पाकिस्तान के साथ में। और ये सारी चीजें क्यों निकल के आई, पहली चीज मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में नहीं जाऊंगा और ब्रिक्स में, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ट्रेड क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये वेस्टर्न मार्केट्स को खंगाल रहे हैं। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है और ब्रिक्स जो है वो चाइना रशिया डोमिनेटेड है, और नेटो में मेजर फंडिंग जो है वो यूएस की आती है, मेजर डिसीजन जो है यूएस के आते हैं। अगर तुर्की जो कि नेटो मेंबर है, अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बन जाता है तो तुर्की के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी, राइट। तो उसने बोला कि भाई मैं ब्रिक्स में जाऊंगा ही नहीं, और उसे इंडिया की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स पे या फिर वेस्टर्न नेशंस पे ज्यादा रिलाई कर रहा है। एक तो वो नेटो का मेंबर पहले से ही है, और जिस तरीके से ईयू और यूएस उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं इन टर्म्स ऑफ बहुत ही इमीडिएट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके रिगार्डिंग, वो वेस्ट की तरफ ज्यादा टिल्ट कर रहे हैं। और अगर वो चाइना और रशिया से हेल्प मांगते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो तुर्की में डोमिनेट करेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो जो ब्रिक्स में इनके ब्रिक्स पे, जब ब्रिक्स में ज्वाइन करने से इनके लिए सवाल खड़ा हो रहा था, वैसे ही सवाल खड़ा हो जाएगा जब चाइना रशिया इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे अच्छा तो मैं अगर नेटो का मेंबर हूं तो मैं यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन नेशंस या फिर मैं यूएस से ही वेस्टर्न इन्हीं लोगों से इन्वेस्टमेंट मांग लेता हूं, इन्हीं लोगों के साथ में अच्छे रिश्ते में रख लेता हूं। बट फिर उन्होंने गाजा के बारे में क्यों बोल दिया ऐसा, क्योंकि गाजा अभी वॉर लड़ रहा था इजराइल के लिए और अभी सीजफायर चल रहा है और इजराइल को सपोर्ट करता है यूएस। बट उन्होंने डायरेक्टली यूएस को टारगेट नहीं किया, उन्होंने टारगेट किया है सिर्फ इजराइल को। और जो हमारा स्टैंड था वो हम कह चुके हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये रिश्ते खराब हुए जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया अगस्त 5, 2019 के बाद में, जब जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया 2 यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। बट उन्होंने इजराइल के बारे में क्या कहा, अब आपको एटलीस्ट ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि पहले वो इंडिया के साथ में रिश्ता अच्छा करना चाहते थे, वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1.5 साल तक वो साइलेंट रहे।
उससे पहले ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो पाकिस्तान के साथ में खड़े रहते थे कश्मीर के इशू पे। और अब वो दोबारा से शुरू इसलिए हो चुके हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरीके से मैं नेटो का मेंबर हूं, अगर मैं ब्रिक्स का मेंबर बनूंगा तो मेरे लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, और अगर चाइना रशिया से मैं इन्वेस्टमेंट लेता हूं तो उनकी पॉलिसीज मुझ पर ज़्यादा डोमिनेट करेंगी, और कहीं ना कहीं नेटो के मेंबर्स, यूरोपियन यूनियन और जो यूएस है वो नाराज़ हो जाएगा। इसलिए मैं वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स पे वेस्टर्न नेशन के साथ में ज़्यादा रिलाई करता हूं। और अभी इकोनॉमी, जो तुर्की की इकोनॉमी है वो भी स्ट्रगल कर रही है, जिस तरीके से वहाँ महंगाई बढ़ रही है, कर्जा बढ़ रहा है, और जो उनको इमीडिएट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए या इमीडिएट फाइनेंशियल एड चाहिए वो यूएस से ही आ सकती है। और उन्होंने जिस तरीके से इजराइल के ऊपर लैश करते हुए, उनको स्लैम्स करते हुए ये कहा कि जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आप गाजा में और वेस्ट बैंक में, स्पेशली गाजा में जो पैलेस्टीनियंस ब्रदर्स और सिस्टर्स रह रहे हैं, हम उनको फोर्सबली एविक्ट कर देंगे, फोर्सबली बाहर निकाल देंगे, उसके उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को लेकर, उस पर्टिकुलर एक आप बोल सकते हो पॉलिसी को लेकर वो उसको कंडेम करते हैं। और ये कहते हैं कि हम खड़े हैं हमारे गाजन ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए, जिन्होंने इस होमलैंड के लिए, राइट, अपने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो भाई बहन हैं वो सेक्रीफाइस किए हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी बलिदान दिया है, हम उस जगह को नहीं छोड़ेंगे, ये वो कहता हुए नजर आते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर नेशन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें चेंज करता है। बट इंपॉर्टेंट है बारीकी। अगर मैं आपको ये कह दूं कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमारे इंटरेस्ट ज़्यादा मैटर करते हैं, वो सबको पता है, राइट, बट आपको ये पता होनी चाहिए कि बारीकी लेवल पे क्या हो रहा है। क्यों पहले ब्रिक्स का मेंबर वो बनना चाहते थे, क्यों वो पहले स्टांस ऐसा था नहीं, अब ऐसा वो स्टांस हो गया, क्यों वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकते, क्यों वो चाइना रशिया के साथ में हेल्प नहीं ले सकते, क्यों उनका नेटो मेंबरशिप है, ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप बारीकियाँ नहीं समझेंगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर।